हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज की क्विज वीडियो में हम देखने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा एंड तक। और 2:30 बजे मेरी दोस्तों स्पेशल क्लास होती है। इस क्लास का भी टाइम नोट कर सकते हैं अनअकैडमी पर। और दोस्तों, प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट जैसे कि लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और भी सारे बेनिफिट्स आपको तब मिलते हैं जब भी आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं। और कोड यूज करिएगा STUDY10, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, अभी आपका 30% वाला ऑफ मतलब दोबारा से स्टार्ट हो गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 26 सितंबर से 30 सितंबर तक ये चलने वाला है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको STUDY10 कोड अप्लाई करना है और कोर्स ज्वाइन कर लेना है। देखिए, 30% का ऑफ कभी कभी मिलता है, तो जब भी आपको ये मौका मिले आप ज़रूर ज्वाइन कर लिया करें। दोस्तों, अभी एक नया फीचर भी ऐड हो गया SSC कैटेगरी में। जब भी आप SSC कैटेगरी में आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे तो आपको दोस्तों पूरे SSC के नोट्स मिलने वाले हैं, वो भी हार्ड कॉपी की फॉर्म में। तो ये ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंकर्स बैच और एम बैच और कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडी, ये 22 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ में। प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए ही दोस्तों कोड STUDY10 रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों कोई नहीं। देखिए, ये आर्टिकल 41 में बताया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है ये। ठीक है, तो ये आर्टिकल 41 में आते हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है। कई बार ये एग्जाम में आता है आर्टिकल 41 में क्या आता है। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, आर्टिकल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। और आर्टिकल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 169, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, ये यहाँ पर जो बाकी के आर्टिकल लिखे हैं इनके बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल 168 के बारे में क्या है, राज्यों में विधानमंडल का गठन दोस्तों आर्टिकल 168 में आता है। 169 में राज्यों में विधान परिषद का निर्माण या उन्मूलन आता है आर्टिकल 169 में। और आर्टिकल 170 में क्या आता है, विधान सभा की संरचना। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको ऐसे ही लिखे मिलेंगे पूरी वीडियो के दौरान, तो वीडियो को स्किप मत करना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, पंचायत और नगर पालिका में, यानी कि बोथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आई होप कि आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा। कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकें। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पंचायतों में सीटों का आरक्षण आर्टिकल 243D में आता है। और ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में कि आर्टिकल 243D में क्या आता है। ठीक है, या फिर पंचायतों से सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल में आता है। तो इस प्रकार से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगला एक और पूछा जाता है कि आर्टिकल 243T में क्या आता है। तो ये नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण आता है। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा इस स्लाइड के। अगला क्वेश्चन बनता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में किया गया है, कोशिश करिएगा अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताने की। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 315 में। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 312 के बारे में, तो अखिल भारतीय सेवा, बहुत ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आर्टिकल 312 कई बार आता है या फिर पूछ लिया जाता है अखिल भारतीय सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल 312 में आती है। आर्टिकल 315 में दोस्तों संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की गठन, ये 315 में। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पद। ठीक है, 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पद, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा, जल्दी से बताइएगा,
बिल्कुल अनुच्छेद 23 में दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद आपका 23 बताता है कि मानव तस्करी एवं बाल श्रम पर निषेध, ये भी अनुच्छेद 23 में ही बताया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों नोट कर लीजिएगा, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी ये अनुच्छेद 23 में आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 23 में। वहीं पर दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्टिकल 24 के बारे में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ये आर्टिकल 24 बताता है। यानी कि कारखानों में बच्चे कोई भी बच्चा, ठीक है, काम नहीं करेगा, ये आर्टिकल हमें 24 बताता है। ठीक है, चलिए अगला आता है क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। दोस्तों ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट सही कर पाते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह आपका हो जाएगा आर्टिकल 15। क्यों, देखिए अब मैं बता देता हूं कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो देखिए मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है ना। तो जो केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है वो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 29 और 30 है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चंस को ना मतलब आपसे अलग अलग करके भी पूछा जा सकता है कि ये क्या आर्टिकल 16 मतलब फॉरेनर्स के लिए हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। इस प्रकार से आप लोगों को ये याद रखने हैं। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। और देखिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करते रहिए भाई, साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए। काफ़ी अच्छी वीडियो है, ज़्यादातर बच्चों के काम आ जाएगी जो जिनका भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर दोस्तों आर्टिकल 148 की, तो लिखा है पावर ऑफ सीएजी, तो पावर ऑफ सीएजी नहीं होता है दोस्तों। 148 में आता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, पावर नहीं आती है। ध्यान से बारीकी से समझिए चीज़ों को। आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आते हैं, ना कि पावर। पावर किस में आता है दोस्तों, तो देखिए ड्यूटी एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आता है 149 में, यानी कि उससे नेक्स्ट आर्टिकल में आपकी पावर और ड्यूटीज आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हमेशा एग्जाम में पूछता है, क्योंकि दोनों देखिए सीएजी से संबंधित दोनों आर्टिकल है, बट आपसे पूछेगा ये और आपको ऑप्शन में दिया जाएगा ये। ठीक है, आपसे पूछेगा ये और ऑप्शन में दिए जाएंगे ये, तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि संसद की सदस्यता हेतु योग्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, ये हो जाएगा अनुच्छेद 84 से। ठीक है, आर्टिकल 84 यहाँ पर बन जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 83 क्या बताता है दोस्तों, हमें संसद के सदनों की अवधि बताता है आर्टिकल 83। आर्टिकल 84 बताता है संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। तो ये भी दोनों इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि, आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है लोकसभा अध्यक्ष का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 93 यानी कि 93 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दिया करें। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 89 देख लेते हैं। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति आते हैं आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 94 में आते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का अवकाश, त्यागपत्र और निष्कासन तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 94 के बारे में। ठीक है, ऑलराइट, समझ आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। क्वेश्चन आता है 10वां आपका, कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश जाने की अधिकार देता है। तो कौन सा आर्टिकल है जो विदेश जाने का अधिकार देता है दोस्तों। तो देखिए विदेश जाने का अधिकार, अगर एक चीज़ मैं बताऊं आप लोगों को, अगर ये आर्टिकल ना हो और सरकार चाहे तो आपको विदेश जाने से रोक सकती है। तो हमें आर्टिकल देता है दोस्तों 21, ये फ्रीडम कि हम विदेश जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 21 में और क्या आता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ये आर्टिकल 21 यानी कि जीवन जीने का अधिकार, चाहे कंडीशन कुछ भी है, भारत देश में इमरजेंसी भी लग जाए तब भी ये दोस्तों आर्टिकल कभी सस्पेंड नहीं होता है। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। अगर इमरजेंसी भी होगी तब भी ये दोनों आर्टिकल एक्टिवली वर्क करते हैं।
आर्टिकल 24 दोस्तों क्या कहता है, कारखाने आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। ये मैंने अभी आपको कराया ही था। ठीक है भाई, गॉट इट, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए, तो नेक्स्ट बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को शराब पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। आप लोगों ने देखो कई राज्य जो शराब पे प्रतिबंध लगा देते हैं, ये राइट उनको कौन सा आर्टिकल देता है, तो ये आर्टिकल दोस्तों 47 है जो राइट देता है शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 44 क्या बताता है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 48 क्या बताता है, कृषि और पशुपालन का संगठन। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। दोस्तों आप मेरा कोड यूज करके स्टडी 10 अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो आप एसएससी में, चाहे यूपीएससी में, चाहे किसी भी कैटेगरी में। बस कोड याद रखिएगा कि कोड हमें यूज करना है STUDY10। ठीक है, इसे आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर लेना, अपने भाई को, बहन को, ये जो भी दोस्त तैयारी करते हैं उन तक आप इस कोड को बता सकते हैं, जिनको भी ज्वाइन करना है। मैक्सिमम डिस्काउंट जो पॉसिबल होगा वो चल रहा होगा, वो आपको मिल जाएगा इस कोड से। चलिए, ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, राष्ट्रपति और उनके अनुच्छेद के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। तो यहां पर अगर मैं मिलान की बात करूं दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आर्टिकल 52 का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा, प्रेसिडेंट से हो जाएगा। आर्टिकल 54 का संबंध दोस्तों यहां पर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से हो जाएगा। आर्टिकल 58 का संबंध हमारा हो जाएगा किससे, ये हो जाएगा दोस्तों क्वालिफिकेशन से, है ना, हाँ क्वालिफिकेशन से हो जाएगा। इसके अलावा ये हो जाएगा आपका इम्पीचमेंट से। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने के लिए कौन सा आर्टिकल परमिशन देता है या फिर किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा एक बार सारे आर्टिकल मैंने यहाँ पे लिख दिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आते हैं, आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आ जाता है, आर्टिकल 58 में क्वालिफिकेशन योग्यता आ जाती है, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट आ जाता है, महाअभियोग आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ओर इंगित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 यानी कि आर्टिकल 51 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति मौजूद नहीं है तो अध्यक्षता कौन करता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर बताइएगा क्या रहेगा। अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति मौजूद नहीं हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आपके कानों में यह बात पहुंचनी चाहिए, लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर राज्यसभा में सभापति और उपसभापति मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में दोस्तों डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्टिवली वर्क करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको याद रखना है दोस्तों। अगर अच्छा लगा है क्वेश्चन तो लाइक का बटन प्रेस हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। कौन सा अनुच्छेद भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12 से 35, ये मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, संविधान सभा में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया था। तो संविधान सभा में दोस्तों शामिल किया गया था 15 महिलाओं को। तो ये भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ संविधान सभा की कुल जो वो थी, वो 389 निर्वाचित सदस्यों में 15 महिलाएं सदस्य थी। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला भी दोस्तों आप लोगों से कई बार पूछा जाता है, तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम एजाज रसूल। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है भाई। ऑलराइट, समझ आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1967। तो ये आपको याद रखना है। देखिए आर्टिकल से संबंधित और भी क्वेश्चन अभी इस वीडियो में मिलेंगे आपको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बीच बीच में करा रहा हूं। राज्यों में पंचायत चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। राज्यों में पंचायत चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन दोस्तों यहां पर सही उत्तर रहेगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को समान न्याय और मुक्त विधिक सहायता का अधिकार देता है। तो कौन मुक्त और विधिक सहायता का अधिकार देता है,
ये अनुच्छेद कौन सा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, आर्टिकल 39A कई बार एग्जाम में आता है। आर्टिकल दोस्तों 39A और 43A और 48A, मतलब मैं कितना बोलूँ यार आपको, कितना बोलूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एग्जाम की, ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस अगर मैं ये बोल रहा हूँ ना कि 100% देखने को मिलेंगे, तो आप लोग उठा लेना, चाहे आप देखिए किसी भी एग्जाम में पूछे जाए, वो पूछे जरूर जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस दोस्तों इतना है कि इन दोनों आर्टिकल के बारे में मैंने कम से कम नहीं 10 क्वेश्चन देख लिए हैं अलग अलग एग्जाम में जो बने हुए हैं। तो ध्यान से समझिएगा 43A क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। और ये 48A जबरदस्त क्वेश्चन है, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। अब ये वाला क्वेश्चन तो अभी रिसेंटली एक ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, आप लोग जो भी दे रहे होंगे उनको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, अभी मतलब 3-4 दिन पहले। तो देख लेना, इस हिसाब से आपके क्वेश्चंस को मैं कराता हूं भाई। क्वेश्चन बनता है कि कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है दोस्तों, कितने दिनों तक। तो अगर कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत कर आया है तो वो 6 महीनों तक मंत्री रह सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि किस समिति की सिफारिश पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू कमेटी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तेज बहादुर सप्रू समिति, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में अगर और चीजें मैं आपको बताऊं कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्तियों के संतुलन की जांच करने और संविधान के ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए जून 1983 में सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है। क्वेश्चन बनता है कि उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो फिर कौन सा होगा दोस्तों, देखिए संसद की सदस्यता के लिए योग्यता 84 में बताया गया है और आर्टिकल 157 में बताया गया राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोटेम स्पीकर दोस्तों होता क्या है। देखिए जब लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है और उनकी जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तो प्रेसिडेंट दोस्तों एक व्यक्ति को सदन में से ही वो एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा कुछ दिनों के लिए बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो ये दोस्तों कौन नियुक्त करते हैं, ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंट ही करेंगे। तो राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ये आपको याद रखने भी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अनुच्छेद महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करता है, बताइएगा जल्दी से, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 42 हो जाएगा। इसके अलावा 40, 41 और 42, ये सॉरी 42 होगा। तो ये 3 आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है। 40 में दोस्तों क्या है, आर्टिकल 40 बताता है ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में और आर्टिकल 41 बताता है काम करने का अधिकार शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए होता है, ठीक है। काम करने का अधिकार जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको, ठीक है, शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए होता है। और आपका जो आर्टिकल 42 है वो क्या बताता है, काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा मातृ लाभ का उपबंध है दोस्तों। तो ये आपका देखना है, ये आर्टिकल 42 में आता है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 19 में नहीं है। तो 19 में दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं, इन सभी का नहीं है। निद्रा का अधिकार, पानी पीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार तो अभी किस में चला गया, आर्टिकल 300A में चला गया। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रावधान संविधान में विदेशियों के लिए उपलब्ध है। ध्यान से समझिएगा, विदेशियों के लिए उपलब्ध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, कुछ मौलिक अधिकार, सारे नहीं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु की अगर बात की जाए दोस्तों तो आर्टिकल 35 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची से संबंधित है। तो संघ सूची से संबंधित दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, जनगणना हो जाएगा, सेंसस हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन आता है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 332 यानी कि आर्टिकल 332 यहां पर राइट आंसर रहेगा। आर्टिकल 330 दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बताता है। आर्टिकल 330 इंपॉर्टेंट है। 331 बताता है लोकसभा में एंग्लो समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन दी लोकसभा, ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 331, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आर्टिकल 332 बताता है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, यह आपका आर्टिकल 332 बताता है। आर्टिकल 333 बताता है दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो समुदाय के प्रतिनिधित्व, ये आपको याद रखना है, ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं में, सॉरी, ठीक है, तो नोट कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन बनता है कि 2019 में पीएमसी बैंक खबरों में रहा था, पीएमसी बैंक संविधान की किस सूची में से संबंधित है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन को थोड़ा सा ना नमक मिर्च लगा के पूछ ले जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट लिस्ट में। अब डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बैंक किस उसमें आता है दोस्तों, ठीक है, पीएमसी बैंक या किस उसमें आएगा, आर्टिकल सॉरी लिस्ट में आएगा, बट थोड़ा सा आपको घुमा फिरासी के पूछ ले जाएगा। अब देखिए पीएमसी बैंक देख लेते हैं, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसे पीएमसी बैंक के कहा जाता है, एक मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव बैंक है ये, जिसकी स्थापना दोस्तों 1983 में परिचालन शुरू किया था, यानी कि ये आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, आर्टिकल 352 लिखा है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, बिल्कुल सही लिखा है। आर्टिकल 356 लिखा है प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट, तो ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 360 लिखा है प्रोविजन एज द फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये भी ठीक लिखा है, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ये दोस्तों इसका राइट आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहां पर अगर मैं दोस्तों बात कर दूं तो इनमें से कौन सा सही नहीं होगा, तो फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन आईसीएस, यहां पे लिखा है दोस्तों आईसीएस में भारत शामिल होने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ टैगोर लिखा है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे। सबसे युवा राष्ट्रपति दोस्तों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो नीलम संजीव रेड्डी यहां पर सबसे युवा राष्ट्रपति हो जाएंगे, जो कि आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा इनके बारे में और मैं थोड़ा सा बता देता हूं। नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों सीधे लोकसभा स्पीकर पद से चुने गए सबसे युवा राष्ट्रपति बने और 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? द्वितीय दलित राष्ट्रपति, भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जाने से पहले अब मैं बता दूं कि पहले कौन थे, तो के.आर. नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे, तो ये आपको याद रखना है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये भी दोनों पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन आता है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति दोस्तों अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर रहेगा? बिल्कुल लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर ऑफ द लोकसभा यहां पर दोस्तों राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर और क्या करता है, तो समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। समिति का अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह समिति लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट सौंपती है, तो यह समिति दोस्तों लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट सौंपती है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ज्ञानी जेल सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। और इसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। ज्ञानी जेल सिंह के कार्यकाल के दौरान कई घटनाएं हुई दोस्तों, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या,
1984 के सिख विरोधी दंगे, तो ये सभी इन्हीं के दौरान हुई थी, ज्ञानी जेल सिंह के दौरान। तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति का इस्तीफा कौन स्वीकार करेगा। तो भारत के दोस्तों राष्ट्रपति का जो इस्तीफा है वो उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट स्वीकार करता है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति का पद उस तिथि से 5 वर्ष तक का है जिस दिन वह कार्यकाल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और उनका कार्यकाल पहले समाप्त हो सकता है दोस्तों, कब? अगर उन पे इम्पीचमेंट लगा दिया जाए या वो इस्तीफा दे दे। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति दोस्तों कौन थे? तो ये वीवी गिरी थे दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये आपको याद रखना है। वहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी को भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो ये भी आप लोगों को जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी दोस्तों अपना इस्तीफा जो सौंपते हैं वो राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सौंपते हैं। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों राइट आंसर रहेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई ए, ये आपको याद रखना है। देखिए 1977 में डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद बसप्पा दयानप्पा जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय संस्थापक पार्टी के सदस्य कौन से राष्ट्रपति थे। तो ये कौन से राष्ट्रपति थे दोस्तों? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं और बात बताऊं तो 1920 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना के में योगदान दिया और इनके कुलपति बने। ठीक है, यानी कि इसके कुलपति बने। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था। तो दोस्तों पहला मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत का कौन था दोस्तों? बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हिदायतुल्लाह, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द 2011 सेंसस। तो किस राज्य में दोस्तों, जल्दी से आपको आंसर बताना है क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। यहाँ पे सही आंसर होगा आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा इज द राइट आंसर, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ये जल्दी से बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो मुख्यालय होगा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कोयम्बटूर तमिलनाडु में है दोस्तों। ठीक है ना, तमिलनाडु राज्य में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1912 में, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि लोधी राजवंश के दूसरे शासक खालिस्तान थे। तो लोधी राजवंश के दूसरे शासक कौन थे दोस्तों? तो ये रहने वाला है बिल्कुल सिकंदर शाह लोधी। सिकंदर शाह लोधी इज द राइट आंसर, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, गूगल के संस्थापक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे ए और सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। देखिए मार्क जुकरबर्ग जो है वो फेसबुक के फाउंडर है, ना कि गूगल के। तो यहाँ पे राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस साल के एशियाई खेलों और जिन्हें जकार्ता पेलम्बिंग 2018 भी कहा जाता है, जकार्ता और पेलम्बिंग के इंडोनेशिया शहर में संपन्न हुआ। यह दूसरी बार था जब जकार्ता ने खालिस्तान के बाद खेलों की मेजबानी की। तो जकार्ता के जो दोस्तों 2018 में खेल हुए थे, है ना, वो आपको बताना है किस ईयर के बाद हुए थे, यानी कि उससे पहले कब हुए थे। तो ये आपके हुए थे 1962 में और फिर हुए थे 2018 में। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत रत्न के डिज़ाइन में पीपल
पत्ते के साथ किसका चिन्ह उकेरा गया है? तो जल्दी से आंसर बताइएगा दोस्तों। आपने देखा होगा भारत रत्न में दोस्तों पीपल के पत्ते का जो वो होता है, कुछ ऐसा करके पीपल का पत्ता होता है भाई। ठीक है, बिल्कुल भी ड्राइंग अच्छी नहीं है। और इसमें जो है सूर्य का बीच में जो है वो बना होता है। तो राइट आंसर इज सी, सूर्य हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। गाइस अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत उड़ीसा विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? तो किस आर्टिकल के तहत, जरा आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है? तो गाइज यहाँ पे जो सही आंसर होगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उड़ीसा विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया? तो आर्टिकल 169 यहाँ पे सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? गाइज इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, हेमंत कुमार पांडे इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस को दोस्तों मनाया जाता है किस तारीख को? 8 मई को। ठीक है, थैलेसीमिया दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है, केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे सिचुएटेड एट, बिल्कुल सही आंसर किया है, मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर, टर्मिनस होगा सॉरी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दशक की आईसीसी पुरुष T20 और ओडीआई टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो MS धोनी हो जाएगा। सही उत्तर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन आता है कि नो फुल स्टॉप इन इंडिया किताब के लेखक कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, मार्क टूली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नो फुल स्टॉप इन इंडिया किताब के लेखक हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल परिवहन के संबंध में सबसे व्यस्त रेलखंड खालिस्तान है। तो माल परिवहन के संबंध में सबसे व्यस्त रेलखंड दोस्तों कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कोलकाता चेन्नई सेक्शन, यानी कि सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। देखिए भारतीय फिल्म गोल्ड ने सऊदी अरब में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बनकर इतिहास बनाया है। रीमा कांगी निर्देशक स्पोर्ट्स फिल्म गोल्ड दोस्तों 1948 लंदन ओलंपिक में भारत की प्रतिष्ठित जीत की एक कहानी बताई गई है गोल्ड फिल्म में। तो यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, खालिस्तान की राजकुमारी से विवाह करने हेतु बंबई को ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया गया था। तो किसकी राजकुमारी से विवाह करने पर दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह करने हेतु मुंबई के ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में के रूप में दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, शिलालेखों में किस शासक को देवनाम प्रिय, यानी कि देवताओं का प्रिय के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अशोक मौर्य, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि किस देश ने 2020 तक मंगल मिशन होप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा।
संयुक्त अरब अमीरात मंगल मिशन होप लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसे 2020 में लॉन्च करने की उम्मीद थी दोस्तों, और लॉन्च होने पर यह किसी भी अरब का मुस्लिम देश द्वारा मंगल ग्रह पर पहला मिशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चोल शासक ने खालिस्तान पर शासन किया था। तो चोल शासक ने दोस्तों तमिलनाडु पर शासन किया था, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो यहाँ पे चोल राजवंश विजाल्य द्वारा स्थापित एक तमिल राजवंश था। उनकी राजधानी दोस्तों शहरों ताजवनूर और गायकोंडा चोलापुर में थी। तो ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, कौन सा देश कॉमनवेल्थ परिवार का 54वां सदस्य बना। तो 54वां सदस्य बना था दोस्तों मालदीव, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बंबई उच्च न्यायालय का एक बेंच निम्न स्थानों में से कहां पर नहीं है। बंबई उच्च न्यायालय का एक बेंच दोस्तों कहां पर स्थित नहीं है। तो इन चारों में से दोस्तों पुणे में स्थित नहीं है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, बंबई हाईकोर्ट दोस्तों भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, और यह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके अधिकार क्षेत्र में दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा राज्य तथा दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। ध्यान से सुन लीजिएगा, महाराष्ट्र को पूरा कवर कर रहा है, साथ में गोवा को भी, साथ में दमन एंड दीव को भी, और साथ में दादर नागर हवेली को भी। और इस प्रकार से इस पे कई क्वेश्चन बन चुके हैं पहले से भी, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा बिल्कुल दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों, 1976 में, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, जो कि पहले से नहीं थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार है दोस्तों वो चार्ल्स बेबेज ने किया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, है ना, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है इंडियन ओपिनियन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ओपिनियन भारतीय नेता मोहनदास गांधी द्वारा स्थापित एक समाचार पत्र था दोस्तों, और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नस्लीय समुदाय के लिए जातीय भेदभाव से लड़ने और नागरिक अधिकारों को जीतने के लिए गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राजनीतिक आंदोलन के लिए प्रकाशन का एक महत्वपूर्ण उपकरण था ये। तो ये पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आता है, गेटवे ऑफ इंडिया किसने डिजाइन किया था। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों डिजाइन किया गया था जॉर्ज विटेट, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया को किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की मुंबई की यात्रा के स्मारक के लिए एक विजयी मेहराब के रूप में बनाया गया था। तो ये जरूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों एनी बेसेंट थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 के कोलकाता सत्र की अध्यक्षता की थी। कौन से सत्र की दोस्तों, कोलकाता सत्र की, किस वर्ष में, 1917 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किसने किया था। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन दोस्तों
राम वी सुतार ने किया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय राजनेता और स्वतंत्र कार्यकर्ता वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा है। ये आप लोग सभी जानते हैं। यह भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह सरदार पटेल की जन्म की 143वीं वर्षगांठ पर 31 अक्टूबर 2018 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ये चीज़ें भी आप लोगों को पता ही होगी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कुली के लेखक कौन हैं? तो कुली के लेखक दोस्तों हैं मुकुल राज आनंद, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुली 1936 में 1936 में पहली बार प्रकाशित मुल्क राज आनंद का एक उपन्यास है। ठीक है, और यह आपको जरूर याद रखना है। यह पुस्तक दोस्तों भारत के ब्रिटिश शासन और भारत की जातीय व्यवस्था के लिए बेहद आलोचनात्मक है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चार मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? यह भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों चार मीनार बनवाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। यह आपको याद रखना है। कब बनवाया गया था? 1591 में। यह आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा 1591 में बनवाया गया। एक विशाल मेहराब है ये, और जो शहर में प्लेग की समाप्ति के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ये पॉइंट भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, शहर में प्लेग जो बीमारी थी दोस्तों उस समय उसके समाप्त होने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। ठीक है, और चार मीनार दोस्तों मीनारों के साथ एक प्रभावशाली चौकोर स्मारक है ये तो आप लोग देख के फोटो में देख सकते हैं, है ना। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो पहली बार दोस्तों जो संशोधन हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 1951 में हुआ था, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर मैं बात करूँ दोस्तों, संशोधन का औपचारिक शीर्षक संविधान, यानी कि प्रथम संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 में स्थानांतरित किया और 18 जून 1951 में संसद द्वारा अधिनियम किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रानी की वाव का रूपांकन किस नोट पर मौजूद है? तो रानी की वाव का दोस्तों जो रूपांकन है वो 100 रुपये के नोट पे है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज, बैरोमीटर में सामान्यतः किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए बैरोमीटर में दोस्तों किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है? तो मरकरी का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है? तो एक मानक द्रव्य की सांद्रता कितनी होती है? वो होती है दोस्तों 0, यानी कि 0। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले भारतीय का नाम बताइए जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। तो पहले दोस्तों यहाँ पे भारतीय जिनको फिजिक्स में नोबेल मिला था उनका नाम है सीवी रमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर। कब मिला था दोस्तों इनको? 1930 में मिला था। ठीक है, भौतिक का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंतिम उत्पाद निम्नलिखित में से क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ग्लूकोज, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अंतिम उत्पाद दोस्तों ग्लाइकोज, फैक्टो और ग्लैक्टोज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीमेंस में कौन सी भौतिक मात्रा मापी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे सीमेंस में कौन सी भौतिक मात्रा नापी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चालकता। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेपच्यून ग्रह किसके द्वारा खोजा गया था?
नेपच्यून ग्रह दोस्तों गैली द्वारा खोजा गया था, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश के साथ कौन सा राज्य वंशधारा जल विवाद में शामिल है? तो इसमें दोस्तों आपका जो राज्य है वो इन्वॉल्व है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारत में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों गोदावरी के बीच एक महत्वपूर्ण नदी वंशधारा बहती है, तो उसके ऊपर विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सत्याग्रह किसानों की समस्याओं से संबंधित नहीं था? तो यहां पे राइट आंसर होने वाला है दोस्तों अहमदाबाद में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अंग्रेजों के अधीन शहर कपास उद्योग का विकास हुआ और 20वीं शताब्दी का अहमदाबाद एक आधुनिक औद्योगिक शहर बन गया। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो था 1917 के प्लेग बोनस के सवाल पर फरवरी मार्च 1918 में गुजरात मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। गांधी को अहमदाबाद के अनुसाय बेग साराबाई और उनके भाई थे साराबाई करके कुछ नाम है उनका, अंबालाल साराबाई करके शायद, जो कि मिल मालिक थे और मिल मालिकों के कारण मिल के अमीर मिल मालिक द्वारा आमंत्रित किया गया था। ये आप कुछ ऐसा ही था सिस्टम, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अजेंद्र बहादुर सिंह को भारतीय नौसेना के किस कमांड को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी नौसेना कमान, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन आता है, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में हर्षवर्धन द्वारा किया गया था। घटना सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस प्लेयर के लेखक कौन है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनिंद्य दत्ता, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाफ कमेटी CISC के अध्यक्ष प्रमुखों के लिए एकीकृत रक्षा कर्मचारियों के नवनियुक्त उप प्रमुख का नाम बताइए। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अतुल कुमार जैन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, पहले प्रधानमंत्री जो रेलवे मंत्री भी रहे थे, तो पहले प्रधानमंत्री जो रेलवे मंत्री भी रहे थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रबल अनुयायियों में से कौन है? तो जैन धर्म के प्रबल अनुयायियों में से दोस्तों ये सभी है, ऑल दी अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, MP के लोकसभा सीटें कितनी है? हाउ मेनी लोकसभा सीट इन MP? MP में दोस्तों लोकसभा सीटें हैं 29, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों खो खो में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ खो खो की दोस्तों, तो खो खो महाराष्ट्र भारत में आविष्कार किया गया एक लोकप्रिय टैग गेम है दोस्तों। इसमें अगर मैं बात करूँ, देखिए एक और टैग गेम आता है, यह भारतीय उपमहाद्वीप में 2 सबसे लोकप्रिय पारंपरिक टैग के खेलों में से एक है। दूसरा दोस्तों कबड्डी होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 1761 हो जाएगा। तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो 1761 में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को दिल्ली के उत्तर में पानीपत में मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुरानी की हमलावर अफगान सेना के बीच हुई थी। तो ये आप लोगों को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आता है 2022 AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। तो AFC दोस्तों क्या है, ये है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, और इसकी जो मेजबानी होगी दोस्तों वह आपकी होने वाली है भारत में, इंडिया में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये AFC का दोस्तों जो संस्करण होगा महिला एशियाई कप का, तो AFC महिला एशियाई कप का ये 20वां संस्करण होगा, जो एशिया में चौथा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है, और जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ में महिलाओं की राष्ट्रीय टीमों द्वारा आयोजित किया जाता है, और इसकी मेजबानी अब की बार भारत करेगा। यह आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अभी वर्तमान में, तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है, लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ओम बिरला एक भारतीय राजनीतिज्ञ है, और जो लोकसभा के 17वें और वर्तमान अध्यक्ष हैं, वे राजस्थान में कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद सदस्य भी हैं दोस्तों। ये आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है वॉर एंड पीस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वॉर एंड पीस दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, लियो टोल्स्टॉय, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वॉर एंड पीस, रूसी लेखक लियो टोल्स्टॉय का एक उपन्यास है, जिसे 1869 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, और इसे टोल्स्टॉय की बेहतरीन साहित्यिक उपलब्धियों में से एक माना जाता है, और यह विश्व साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित काली बनी हुई है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में कितने महाजनपद है दोस्तों। तो भारत में दोस्तों कितने महाजनपद है, ये 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यह आपको याद रखना है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है। देखिए महाजनपद दोस्तों जो महाजनपद है वो 16 राज्यों का या कुलीन गणराज्य थे, जो उत्तरी शहर भारत में दूसरी सैकरण अवधि के दौरान 6ठी से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक मौजूद थे। ये मतलब था होगा, सॉरी यहाँ पे है लिखा है, और वे जैन धर्म के एक सूत्र के अनुयायी थे। 16 महाजनपद, ये आप लोगों को याद रखना है। भारत के पहले आम चुनाव के बाद किस वर्ष में पहली लोकसभा का गठन किया गया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, 1952 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1952 में, है ना, भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। पहली लोकसभा 5 वर्ष के अपने पूर्ण कार्यकाल तक चली और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दी गई थी। इस लोकसभा का पहला सत्र दोस्तों 13 मई 1952 को शुरू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है डेबिट कार्ड के सामने के भाग पर कितने अंक होते हैं। तो देखिए डेबिट कार्ड के सामने के अंक जो होते हैं दोस्तों वो 16 होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए डेबिट कार्ड एक भुगतान कार्ड है, ये आप सभी लोग जानते हैं। डेबिट कार्ड से हम पैसे निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड से, है ना, और पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, जो किसी उपभोक्ता की चेकिंग खाते से यानी कि सेविंग खाते से सीधे खरीद के लिए भुगतान कर सकता है, पैसे कटवा सकता है। डेबिट कार्ड के सामने के हिस्से में 16 अंक होते हैं, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले 6 अंक की, तो दोस्तों पहले 6 अंक इसमें पहचान संख्या होती है, और 10 जो अंक बाकी के बचे हैं वो धारक का यूनिक खाता संख्या होती है। ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं, यानी कि पहले 6 जो होते हैं वो बैंक के लिए होते हैं, और 10 अंक होते हैं हमारा खाता नंबर उसमें। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया था। दोस्तों ये भेजा गया था, बिल्कुल राइट आंसर इज मार्स, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, क्यूरियोसिटी एक कार के आकार का मार्स रोवर है, जिसे नासा के मार्स साइंटिस्ट लेबोरेटरी मिशन के हिस्से के रूप में गेल क्रेटर का पता लगाने के लिए
डिज़ाइन किया गया था, जो कि 16 नवंबर 2011 को दोस्तों कैंप कैनवेरल से क्यूरियोसिटी शुरू की गई थी और 6 अगस्त 2012 को गेल के अंदर पर उतारा गया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिओड्रेंट में एंटी सर्पिरेंट के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों इसका ये यूज किया जाता है एल्युमिनियम का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशरफ गानी किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो देखिए अशरफ गानी किस देश के राष्ट्रपति थे, सॉरी ये यहाँ पे था कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अशरफ गानी दोस्तों अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे दोस्तों? 1919 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सबसे ज्यादा बार केंद्र बजट दोस्तों पेश किया है मोरारजी देसाई ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इन्होंने 8 वार्षिक और 2 अंतरिम बजट के साथ मोरारजी देसाई वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने अब तक अधिकतम बजट पेश किए हैं। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में वर्णित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा वह आपका हो जाएगा आर्टिकल 343। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों रा डे सेकेंड होगा ये, परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा लॉन्च की गई थी? तो ये जो दोस्तों मिसाइल है ये लॉन्च की गई थी, बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो मिसाइल है दोस्तों ये एक पाकिस्तान की लंबी दूर की परमाणु क्षमता वाली क्रूज मिसाइल है, और जो कि 23 मार्च 2017 को पहली बार सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान दिवस सैन्य परेड का अनावरण किया था, उसमें ये पेश की गई थी। इसकी जो रेंज है इस मिसाइल की वो 550 किलोमीटर है। कई बार एग्जाम में आ जाता है रेंज, तो वैसे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आता है, विश्व जल दिवस हर साल खालिस्तान पर मनाया जाता है दोस्तों? तो जल्दी से आंसर बताइए। विश्व जल दिवस खालिस्तान पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 23 मार्च को, यानी सॉरी 22 मार्च को। ठीक है, तो 22 मार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विश्व जल दिवस एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र का पालन दिवस है, जो मीठे पानी के महत्व पर प्रकाश डालता है और मीठे पानी के संसाधनों के स्थायी प्रबंध की वकालत करने के लिए इस दिन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। 22 मार्च को मनाया जाता है, ये आप लोगों को बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, ESPN की महिला स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल PV सिंधु ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिकॉक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिल्कुल सही है पावो क्रिस्टेटस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। भारतीय मोर दोस्तों जिसे आम मोर भी कहा जाता है, वो भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और एक मोर प्रजाति है ये। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम पावो के क्रिस्ट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है?
दोस्तों ये स्थित है कहाँ पर? बिल्कुल सही आंसर किया है असम में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी उत्तर भारतीय राज्य असम में एक संरक्षित क्षेत्र है। इसके पास भारतीय वन सींग वाले गैंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है दोस्तों। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो जल्दी से आंसर बताइए, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक इज द राइट आंसर। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने 12 अप्रैल 1895 को की थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। तो यह आपको याद रखना है। तो गाइस देखिए, लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? पंजाब नेशनल बैंक के। ठीक है ना, इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने 12 अप्रैल 1895 में की थी। 12 अप्रैल 1895 में की थी। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों वो नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद का भाग माना जा सकता है? देखिए, कोशिश करिएगा, बहुत ही बढ़िया सेशन होगा कि पूरा एंड तक देखें और कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, जो संसद है हमारी, पार्लियामेंट है, ये 3 चीज़ों को मिला के बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, है ना। तो ओनली ए बी सी यहाँ पे इसमें इंक्लूड रहेंगे, तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल दोस्तों भारत की संसद से संबंधित है? जरा जल्दी से बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 79, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों को दोस्तों नियुक्त किया जाता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से एक कौन सा है? तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इज अमंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 238, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद का गठन और उनके सदस्यों के चुनाव की तरीके से संबंधित है? दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसके बाद ये आंसर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद का गठन और उसके सदस्यों के चुनाव के तरीके से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 80, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, सरकार का संसदीय रूप लिया गया है, द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज बोरोड फ्रॉम। तो ये हमने लिया है दोस्तों कहाँ से? अरे वाह, बिल्कुल सही है, ब्रिटेन से लिया है दोस्तों। ठीक है ना, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है दोस्तों, ये हमने किस देश के से लिया है? ये लिया है ब्रिटेन से। तो ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट इज, संसद के एक सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवाद पर फैसला करने हेतु अधिकृत कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, अगर संसद के एक सदस्य की अयोग्यता के संबंध में फैसला करना है तो कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फैसला करने हेतु अधिकृत कौन है? राष्ट्रपति। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में किसी भी विवाद को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय लेता है। और ये किस आर्टिकल में दोस्तों? आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 103 में।
ठीक है, आर्टिकल 103 के प्रावधानों के अनुसार निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पे दे दिया है और इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम पे जाके सौरभ मलिक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ, वीडियो के लिंक और सारी चीज़ें वहीं पे मिलती रहेंगी। ऑलराइट, चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम कौन है? दोस्तों आपको बताना है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम है पार्लियामेंट, संसद। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राष्ट्रपति द्वारा संसद में, ठीक है, संसद में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है, तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल 2 एंग्लो होते हैं और 12 दोस्तों अपॉइंट किए जाते हैं। कहाँ पर? 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। तो टोटल कितने हो गए? 14। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, बट गाइज देखिए, आपको ना वही गलती नहीं करनी है जो बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं। अब देखिए, 2 एंग्लो इंडियंस जो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते थे वो अब नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर 14 नहीं होगा, 12 होगा। ठीक है, ये गलती कई बार मैं प्लस पे भी क्लास ले रहा था अभी कल परसों, उसमें भी मैंने ये देखा कई स्टूडेंट अभी भी इसमें 14 आंसर लगा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे संसद की बात की गई। तो संसद में अभी केवल 12 मेंबर ही हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, 2 एंग्लो इंडियंस अब नहीं किए जाते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये 104 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों हटाया गया है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लोकसभा को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लोगों का संसद, यानी कि द हाउस ऑफ पीपल। तो राइट आंसर इज सी, यह आपको याद रखना है। दोस्तों राज्यसभा के अध्यक्ष खालिस्तान होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष खालिस्तान होते हैं। तो राज्यसभा के अध्यक्ष दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आता है, संसद चुनाव हेतु योग्य होने की न्यूनतम आयु खालिस्तान है। संसद चुनाव हेतु योग्यता होने की न्यूनतम आयु दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 30 ईयर और 25 ईयर्स होगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संसद चुनाव हेतु योग्यता होने की न्यूनतम आयु 25 साल दोस्तों लोकसभा और 30 साल राज्यसभा में होती है। ठीक है, क्योंकि संसद की बात की गई है तो दोनों ईयर इसमें आ जाएंगे। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में दोस्तों संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से? नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कौन निर्णय लेता है कि कोई एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये कौन बताता है दोस्तों? वो डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोकसभा स्पीकर की, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की दोस्तों, द स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करता है कि कौन सा बिल एक मनी बिल है और नहीं है। ठीक है, चलिए, राज्यों से लोकसभा में संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी कितनी है दोस्तों? तो अभी 530 है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा फ्रॉम द स्टेट्स की बात की गई है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी अगर मैक्सिमम मेंबर की बात करें तो वो है 550। ठीक है, चलिए, लोकसभा चुनाव 2019 में वीवीपीएटी का क्या मतलब है? यानी कि वीवीपैट स्टैंड फॉर द इन लोकसभा इलेक्शन 2019। वेरी इजी क्वेश्चन, यानी कि वीवीपैट की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है। तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक ईवीएम में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एक ईवीएम मशीन में कितने अधिकतम कैंडिडेट दोस्तों आ सकते हैं?
तो इसमें ये 64 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, अभी नन ऑफ दीज होगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आता है 2019 लोकसभा चुनाव है कौन से नंबर का? तो 2019 लोकसभा इलेक्शन इस 17th नंबर का लोकसभा इलेक्शन था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ईवीएम पर अधिकतम वोट डाले जा सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स कैन बी कास्ट ऑन ईवीएम। तो ईवीएम में दोस्तों अधिकतम 1500 से 2000 वोट कास्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ईवीएम किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? बताइए। तो ईवीएम जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों नेक्स्ट है, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो चुका है भाई, ठीक है ना। तो लोकसभा के पूछे जाए तो 3 हो जाएगा, ये आपका हो चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या लोक लेखा समिति के बारे में से सही नहीं है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है? तो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन सी, इट कंसिस्ट ऑफ 30 लोकसभा मेंबर्स, इसमें 30 लोकसभा सदस्य होते हैं, तो रॉन्ग है। तो ये लोक लेखा समिति के बारे में सही नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है, क्या होता है जब लोकसभा चुनाव एक टाई से समाप्त हो जाता है? तो उस कंडीशन में दोस्तों विजेता का फैसला लॉटरी से किया जाता है, यानी कि द विनर इज डिसाइडेड बाय लॉटरी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। निम्न में से किस श्रेणी का बिल केवल लोकसभा में शुरू किया जा सकता है? तो देखिए किस श्रेणी का बिल, ध्यान से सुनिएगा। बिल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। तो केवल मनी बिल को लोकसभा में इनिशिएट किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में नहीं लेके आया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा सदस्यों की संख्या संयोजन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बिहार की जो है वो 39 लिखी है, बट है ये 40, तो ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? तो गाइस फटाक से बताइए राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है, बिल्कुल सही है, अर्जुन मुंडा इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष गोयल रेल मंत्री किस संसदीय क्षेत्र से संबंधित है? जल्दी से आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है आपका राज्यसभा महाराष्ट्र, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्री किस संविधान सभा से संबंधित है? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा गुजरात से। ठीक है, निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री किस संसदीय क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? तो ये है राज्यसभा कर्नाटक, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद निम्न में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में लोकसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए सबसे अधिक सीटें हैं?
तो किस भारतीय राज्य में दोस्तों? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी इज द राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के प्रस्ताव को इनमें से स्थानांतरित किया जा सकता है। केवल केवल दोस्तों राज्यसभा से। ठीक है, राज्यसभा ओनली इज द राइट आंसर। दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट के अनुसार भारत की संसद की संरचना इस प्रकार थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्राउन, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल सही आंसर लगाया जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन है, संसद में एक टाई के मामले में निर्णायक वोट डालने का अधिकार किसे है? तो ये अधिकार दोस्तों स्पीकर यानी कि अध्यक्ष को है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के लिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार है? तो पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लोकसभा में कितनी महिलाएं सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा में कितनी महिलाएं सीटें आरक्षित है? तो नो प्रोविजन यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले आम चुनावों के बाद लोकसभा की शक्ति निम्नलिखित में से कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 489। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है? अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? तो गाइज 6 महीने, यानी कि अगर दिन में बात करें तो 180 डेज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न काल में कौन से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? देखिए, सेटर्ड, अनसेटर्ड और शॉर्ट नोटिस इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यह आपको याद रखना है। देखिए, सेटर्ड क्वेश्चंस रिक्वायर अ ओरल आंसर एंड दे कैन बी फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, यानी कि तारांकित प्रश्नों में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और उनके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अनसेटर्ड दोस्तों ये होते हैं क्वेश्चंस आर द वन दैट नीड रिटन आंसर, जिसमें लिखित आंसर देना होता है। बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट फॉलोड बाय द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। और जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, शॉर्ट नोटिस पर्सन वे पर्सन होते हैं जो 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं। उन्हें मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये आप चीज़ें समझ गए होंगे। देखिए, सेशन को यार बिना बोले ही लाइक कर दिया करें और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ और भी बहुत सारी पीडीएफ और वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम का नाम है सौरभ मलिक ऑफिशियल। सर्च करके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे जाके, और वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पीडीएफ पे चलते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एड्स वायरस एचआईवी सबसे पहले खालिस्तान को नष्ट करना शुरू करता है। एड्स वायरस फर्स्टली स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। तो जल्दी से आंसर बताना है, इसमें से सही आंसर क्या होगा? और आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ल्यूकोसाइट, यानी कि ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले दूसरा क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने दी? ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने दी दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सवेंते रेहेनियंस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। और इन्होंने ये कब दी थी? 1896 में। 1896 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मतलब अगर आपसे ईयर पूछा जाता है तो। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानक प्रोटोकॉल में से कौन सा इंटरनेट द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तो गाइज इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आप सोच समझ के आंसर लगाइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा TCP/IP प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल।
और या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक कौन हैं? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्लैंक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्राफी खालिस्तान का अध्ययन है। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? एपिग्राफी का अध्ययन है दोस्तों, ये किसका है? शिलालेखों का, यानी कि इंस्क्रिप्शन, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, जो भूविज्ञान का एक आवश्यक घटक है। दोस्तों नेक्स्ट है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग? कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही है, केनिस ल्यूपस फेमिलियरी, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श भोजन है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल फूड फॉर न्यू बॉर्न बेबीज? तो दूध यहाँ पे यानी कि मिल्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका याद रखना है। दोस्तों परमाणु अभिक्रियाओं में खालिस्तान का संरक्षण होता है। तो परमाणु अभिक्रियाओं में खालिस्तान का संरक्षण होता है, तो संवेग इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। एक परमाणु अभिक्रिया में कुछ द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है, इसलिए द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का संरक्षण नहीं किया जा सकता। यह संवेग है जो कि संरक्षित है। गाइस नेक्स्ट है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेकेल सिस्टम द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, क्वेश्चन आता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति पहली बार खालिस्तान द्वारा स्थापित की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो यह आपको याद रखना है। दोस्तों नेक्स्ट है, कंप्यूटर अनुप्रयोग के निर्माण के लिए इस्तेमाल DBMS का अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि बी राइट आंसर होगा। साधारण कांच में प्रकाश की गति है, साधारण कांच में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दैट इज ऑप्शन ए, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अम्लीय वर्षा खालिस्तान के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंथेटिक रासायनिक यौगिकों सहित चिकित्सा की शाखा है। तो ये है दोस्तों आयुर्वेद, यानी कि डी राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉनिक पंप पानी उठाने में खालिस्तान परिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा को गति ऊर्जा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है।
गैस लो का सबसे गर्म हिस्सा खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। गैस लो का सबसे गर्म हिस्सा खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ब्लू क्षेत्र यानी कि ब्लू जोन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। वसा में घुलनशील विटामिन खालिस्तान है। वसा में घुलनशील विटामिन खालिस्तान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे कैलीफेरोल, कैरोटीन और टोकोफेरोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखिए कैलीफेरोल इज़ अ विटामिन डी, ठीक है। और यहाँ पे आपका आता है कैरोटीन, ये आपका विटामिन ए होता है। और टेकोफेरोल विटामिन ई होता है। तो डी ए ई ये आपको याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक अंडा देने वाला स्तनपायी है? तो देखिए अंडा देने वाला स्तनपायी है स्पिनी चीटी ईटर, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर। सामान्य रूप से निषेचन खालिस्तान में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लोपियन ट्यूब, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लुमेन खालिस्तान की एसआई मात्रक है। तो लुमेन इज अ एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस फ्लक्स, यानी कि ज्योति प्रवाह। देखिए दोस्तों हर 20 क्वेश्चन के बाद मैं पीडीएफ चेंज करता रहूँगा, तो प्लीज़ कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए काफ़ी बढ़िया सेशन होगा और पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट दोस्तों संवैधानिक अध्यक्ष होता है, बट जो रियल हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। क्योंकि आर्टिकल 53(1) क्या बताता है इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति को भारत की संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान करता है, इसलिए वह भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है। लेकिन शासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के कार्यालय में निहित है, इसलिए भारत में प्रधानमंत्री को सरकार का वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको जरूर याद रखनी है। तो जो राष्ट्रपति है दोस्तों वह संवैधानिक, ठीक है, हेड है और प्रमुख है। और यहाँ पे जो रियल प्रधान है यानी कि वास्तविक प्रधान कौन है, वो प्रधानमंत्री है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग भरता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए निर्वाचन मंडल में निम्नलिखित में कौन शामिल होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए दोस्तों निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान सुनिएगा, निर्वाचित सदस्य यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को दोस्तों मोर देन 50% एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित है, आपको बताना है संविधान का अनुच्छेद 60 क्या बताता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा जल्दी बताएं। बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 60 जो है वो ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है,
यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होने वाला है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की विधि अपनाई गई है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग की जो विधि है दोस्तों, वह अपनाई गई है यूएसए के संविधान से। यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने यूएसए से लिया है। और दोस्तों जो पद है प्रेसिडेंट का, वो भी हमने यूएसए से ही लिया है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर यूएसए हो जाएगा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? सॉरी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को मिनिमम 35 वर्ष पूरी कर लेनी चाहिए और मैक्सिमम का कोई प्रावधान नहीं है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 58 में बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक योग्यता का उल्लेख है। आवश्यक योग्यता में शामिल क्या क्या है, ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि दोस्तों वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और उसे हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनने के लिए योग्य होना चाहिए। यानी कि जो सदस्य दोस्तों प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त होगा, उसे लोकसभा मेंबर की जो रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन, वो सारी रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि वो सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की सेनियोरिटी आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की दोस्तों रिटायरमेंट एज जो है वो कोई नहीं है, नो एज लिमिट है। ये आर्टिकल 56 में दोस्तों बताया गया है, इसको करेक्ट कर लेना, 56 होगा। 56 के भाग 1 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, जो उस तिथि से 5 वर्ष का है जिस दिन वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है संसद के सदस्यों द्वारा, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दैट इज ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए प्राप्त होता है। राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे देगा? तो राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, आर्टिकल 56 का 1 भाग कहता है, में उल्लेख किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है, एक पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। और के अनुसार उपराष्ट्रपति को संबोधित किसी भी इस्तीफे को लोकसभा अध्यक्ष सूचित किया जाएगा। यह भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को भरा जाएगा कितने दिन के अंदर? तो ये दोस्तों भरा जाएगा 6 महीने के अंदर। यानी कि राष्ट्रपति का जो ऑफिस खाली होगा तो उसको विद इन 6 मंथ दोस्तों भरा जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? जल्दी बताइए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना स्टूडेंट गलत कर रहे हैं आजकल। हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय फॉर पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट? तो
पार्लियामेंट में दोस्तों 12 लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, और वो भी कहाँ पर, राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में जो 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे अब उनको नहीं करते हैं, तो राज्यसभा में 12 हो गए, तो अब पूरी पार्लियामेंट में ही 12 नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ना कि डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देश का बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो दोस्तों देश का बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, संघ सरकार के राज्य पत्रित अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए क्या होने वाला है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, संघ सरकार के राज्य पति अधिकारी की नियुक्ति और उन्हें सेवा से मुक्ति कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रपति भारत संघ के कार्यकारी प्रमुख है। भारत के सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनमें से अधिकांश के राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यालय से हटा दिया जाता है, और उनमें से कुछ राष्ट्रपति के प्राधिकृत कार्यालय में रहते हैं। केंद्र सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और बर्खास्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती है, नियुक्ति नहीं की जाती है? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत में सभी 3 रक्षा बलों के प्रमुख यानी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि वे अपने सदस्य में से नवगठित लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो ये आप लोगों को जरूर एक बार पढ़ लेना है। राष्ट्रपति के नियुक्ति के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? तो दोस्तों कौन नहीं है, जल्दी से बताइएगा। तो इसमें अगर मैं बात करूँ एडवोकेट जनरल की, तो ये नहीं है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है कितने महीने के लिए? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? देखिए भारत के पहले दलित राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे दोस्तों के आर नारायण। ठीक है, के आर नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले पहले मलयाली व्यक्ति भी थे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं इनके कार्यकाल की बात करूँ दोस्तों, तो 1997 से 2002 तक इन्हें ये जो है दोस्तों 10वें राष्ट्रपति के रूप में और 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति दोस्तों अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? द स्पीकर ऑफ लोकसभा को। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह भी आपको याद रखना है, और यह समिति लोकसभा के स्पीकर को अपना रिपोर्ट सौंपती है। ये चीज़ें आपको मिल जाएगी, और देखिए इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का नाम है सौरभ मलिक ऑफिशियल। सौरभ मलिक ऑफिशियल सर्च कर लेना, आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, और वहाँ पे और भी पीडीएफ और भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति चुना गया है? तो दोस्तों 2 बार भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया है? बाबू राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कब कब दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में नियुक्त हुए थे, फिर 1962 तक दोस्तों बीच में एक बार फिर 1957 में नियुक्त हुए, यानी कि 1950 से 1962 तक इनका कार्यकाल रहा है, और ये 2 बार राष्ट्रपति बने, एक बार 1950 में, एक बार 1957 में। ठीक है, चलिए दोस्तों एक राधा कृष्ण भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, जबकि के आर नारायण समाज के
हाशिए के तबके से राष्ट्रपति चुनने जाने वाले पहले उम्मीदवार थे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट लाइन नहीं दिए, आपको यही याद रखना है जो मैंने आपको पहले बताया था। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। तो कौन सा व्यक्ति निर्विरोध राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था, इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा एन संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी इज द राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। उन्होंने 1977 से 1982 तक भारत के छठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और दो बार लोकसभा अध्यक्ष रहे और वे अब तक के सबसे कम उम्र के भारतीय राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों कौन पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति बने? कौन पहली बार गैर राजनीतिक राष्ट्रपति बने थे? तो एपीजे अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी दोस्तों गैर राजनीतिक व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से बना रहेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री अपने पद पर किसकी इच्छा से अनुसार बना रहेगा? राष्ट्रपति की। तो राइट आंसर इस ऑप्शन है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति खालिस्तान होता है। उपराष्ट्रपति दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस। तो यहाँ पे राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों निर्वाचित होता है मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं, भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए? तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भारत के किस उपराष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल संपन्न किए, तो एस राधाकृष्णन दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, किसी दोषी व्यक्ति को सजा को क्षमा, निलंबन या परिहार की शक्ति निहित है। तो ये किसको है दोस्तों? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज बिल्कुल प्रेसिडेंट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण दोस्तों कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची पे। क्वेश्चन आता है कि द रिपब्लिक एथिक और लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक संबंधित है। तो ये है दोस्तों बिल्कुल राष्ट्रपति का भाषण, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये जरा आप बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट डाई ड्यूरिंग द टेन्योर? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद इज द राइट आंसर। कौन बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं? तो कौन बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले दोस्तों पहले राष्ट्रपति हैं? तो जाकिर हुसैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है दोस्तों किस हाउस में या फिर किसके द्वारा? तो दोनों हाउस में लगाया जा सकता है, संसद के दोनों सदनों में। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन है, सुकोई 30 में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हैं? तो सुकोई 30 में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति दोस्तों प्रतिभा पाटिल जी हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित वेटो शक्तियों में से कौन राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की जाती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा योग्य वेटो नहीं प्रदान की जाती है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। देखिए यार, एक तो आप लोग ना लाइक नहीं करते हो, तो लाइक जरूर कर दिया करें। और मैं आपको हर मतलब पीडीएफ चेंज करता रहूँगा, तो आपको सेशन पूरा एंड तक देखना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं, ठीक है। नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत, ठीक है। और देखिए, अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।